सुंदरपुर गांव की मशहूर नीले रंग की हवेली, जिसे नीली हवेली नाम से जाना जाता है, आज यहाँ खूब रौनकें लगी हुई थीं। चूंकि चौधरी निसार खान के इकलौते बेटे शाहिद खान इलेक्शन में खड़े हुए थे, जिस वजह से हर तरफ खुशियों का माहौल था। पूरी हवेली को दुल्हन के जैसे सजाया गया था, क्योंकि बहुत से अमीर और कबीर लोग इनकी खुशी में शिरकत करने आए हुए थे। शाहिद खान, जो हुस्न के लिहाज से जितना पुरकशिश था, इतना ही इसका गरूर और गुस्सा हर इंसान के अंदर डर पैदा किए हुए था। आज भी वो भी स्विमिंग पूल के पास बैठा पीने में मसरूफ़ था। इनका मिजाज तो वाकई बहुत रंगीन था। खुद को लुत्फ़ कैसे कर सकता है वो अच्छे तरीके से जानता था। शाहिद, अब तुम इलेक्शन में भी खड़े हो रहे हो, जल्दी मिनिस्टर भी बन जाओगे। शादी वादी के बारे में कुछ सोचा है? शाहिद का कज़न इसे शादी के मुतल्लिक पूछने लगा। शादी करके अपने गले में मुझे फंदा डलवाने का कोई शौक नहीं। अभी तो मुझे लोगों की खिदमत करनी है, अपने गांव में सहूलतें लेकर आनी है, थोड़ी तरक्की देना चाहता हूँ मैं। डूबी आंखें जो वह मुश्किल से वो खोल पा रहा था, शीशे के गिलास को गोल गोल घुमाता अपनी सोच बताने लगा। ऐसा तो निसार चाचा ने भी ना किया। वो कहते हैं कि अगर गांव के लोगों को सहूलतें मिल गई तो इनकी नज़रों में हमारी वो इज्जत, वो डर नहीं रहेगा। इज्जत करवाने के लिए काम बेहतर करने चाहिए, ना कि इनसे हर चीज़ को छीन लिया जाए। पहले बाबा के पास पावर थी तो वो जो इनका दिल चाहता था इन्होंने किया। मैंने कभी इनको नहीं रोका, पर अब पावर मेरे हाथ में होगी। जो मुझे बेहतर लगता है वही करूँगा। शाहिद की सोच बिल्कुल सही थी। वो लगा लोगों का भला सोचता था। साहिब जी, कैसे हैं आप? गाँव का एक शख्स जो अपनी जवान बेटी को सजा कर यहाँ लेकर आया, शाहिद के पाँव में आकर बैठ गया। शाहिद की नज़रें इस लड़की की जानी भटकी रह गई, क्योंकि वह 17-18 बरस की जवान खूबसूरत लड़की थी। और खूबसूरती तो हर मर्द की कमज़ोरी होती है। वैसे भी इस उम्र में लड़कियों की कशिश हर किसी को अपनी जानिब खींचती है। क्या काम है? एक घूंट वो पीता इस शख्स से यहाँ आने की वजह पूछने लगा। साहिब जी, आज आपके लिए बहुत खुशी का दिन है। मुझ गरीब पर आपके बहुत से एहसान है, तो कोई तोहफ़ा तो मैं ला ना सका, ना ही मेरी इतनी औकात है जो आपको कुछ दे सकूं। तभी जो सबसे कीमती चीज़ मेरे लिए थी मैं वही ले आया हूँ। वो अपनी बेटी को शाहिद के हवाले कर रहे थे, मगर इस लड़की के चेहरे पर डर वाज़िह नज़र आ रहा था, जैसे इसका बाप ज़बरदस्ती से लेकर यहाँ आया हो। क्या मतलब? शाहिद के चेहरे पर मुस्कुराहट ने जगा ली। साहिब जी, मेरी बेटी जवान हो चुकी है, और अगर आप पर इसकी नज़र करम पड़ जाए तो इसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी। वो पहला ऐसा बाप था जो अपनी बेटी को ही पेश कर रहा था। वाह शाहिद, तू तो बड़ा खुशकिस्मत है, जवान लड़कियां खुद तेरे सामने पेश होती हैं। शाहिद के दोस्त खुश होने लगे। तुम्हारी बेटी खूबसूरत तो बहुत है, पर इसके चेहरे का डर कुछ और बयान कर रहा है। मैं शाहिद खान औरतों की इज्जत करना जानता हूँ। तुमने ये बात तो सुन ली कि रंगीन मिजाज हूँ मैं, मगर ये जानना भूल गए कि किसी भी लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता मैं। इन्हीं औरतों को बिस्तर तक लाता हूँ जो खुद मेरे करीब आने के लिए मरती हैं। अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, और अगर आइंदा इसे किसी के सामने पेश करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। शाहिद गुस्से से अपने पाँव के करीब बैठे शख्स को धक्का दे गया। इस मासूम बच्चे के चेहरे का डर वो पहचान पा रहा था। वो शाहिद खान था जिसके आगे पीछे लड़कियां घूमती थी। फिर किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने का वो सोच भी नहीं सकता था। निकल जाओ यहाँ से, गुस्से से वो खुद उठ खड़ा हुआ। माफ़ कर दे साहिब जी, मैं तो बस आपकी खातिर इसीलिए ले आया था। वो इसे माफ़ी मांगने लगा। सारा मूड ख़राब कर दिया मेरा। वो वहाँ से चला गया। कहाँ जा रहे हो शाहिद? घर वाले हवालों से हम क्या कहेंगे? सब लोग इसे रोकने लगे, मगर शाहिद कहाँ किसी की सुनता था। वो तो जो चाहता था हमेशा वही करता था। आतिश, कहाँ पर है तू? फ़ोन पर फेवरेट लिस्ट में मौजूद इकलौते नंबर को डायल करता शाहिद ने पहला सवाल ही यही पूछा। जी भाई, क्या हुआ? चौधरी साहब ने मिठाइयाँ मंगवाई थी, बस वही लेने आया हूँ। यार, मैं तुझसे कितनी मर्तबा बोल चुका हूँ, ये सारे काम मुलाजमों को करने दिया कर। तू मेरा यार है, मेरी जान है, इस वजह से बस मेरे साथ रहा कर। शाहिद गाड़ी ड्राइव करता बोला। भाई, चौधरी साहब का सिवाय मुझ पर और किसी पर भरोसा नहीं है, तभी वो तभी वो मुझसे ये काम करने को कहते हैं। आप क्या घर से बाहर आए हुए हैं? हाँ, मेरा इस शोर में दम घुट रहा था तो बाहर चला आया। तो जल्दी जल्दी काम निपटा कर आ जा। शाहिद को आतिश अपने भाइयों की जितना अजीज था। जब आतिश 5 साल का था तब इसके वालिद की मौत होगी, वो अकेला रह गया। तभी निसार साहब ने इसे अपने पास रख लिया, अपने बेटे का गार्ड बनाकर। वो हर वक्त साय के जैसे इसके साथ रहता, इसी पर आने वाली हर मुसीबत वो खुद पर ले लिया करता।
जान से बढ़कर प्यार था इस इन दोनों में। शाहिद भी इसे अपने सगे भाई की जैसे प्यार और इज्जत देता, हमेशा अपने साथ रखता। पर क्या ये मोहब्बत यूं ही इन दोनों के दरमियान कायम रहने वाली थी, या कुछ बहुत बड़ा तूफान आने वाला था इनकी ज़िंदगी में? नूर, तुम क्या सच में ये कदम उठाना चाहती हो? बाहर बारात आई हुई है, और अगर तुम यूं भाग गई तो बाबा क्या मुंह दिखाएंगे सबको? कमरे में लाल जोड़ा पहने लड़की जो कमरे की खिड़की खोले रस्सी से नीचे 2 पोर्शन वाली कोठी से नीचे उतरने की तैयारी कर रही थी, को इसकी कज़न रोकने लगी। महविश, मैं ये शादी नहीं कर सकती। चाचा जी अपने बिजनेस में तरक्की की खातिर मेरी शादी बूढ़े शख्स से करवा रहे हैं। मैं अपनी ज़िंदगी यूँ बर्बाद होने नहीं दे सकती। अपने वालिदैन का ख्वाब पूरा करना है मुझे। तुम प्लीज़ संभाल लेना सब। वो रस्सी के ज़रिए नीचे उतरी। ज़मीन पर उतरते उतरते वो गिर गई, जिस वजह से कोहनी पर इसकी चोट लगी। मगर वो फिर भी रुकी नहीं, बल्कि चेहरा छुपाए वो सड़क की तरफ भाग निकली। मगर इस लड़की के ऐसे कदम ने पूरी हवेली में तूफान मचा दिया। कहाँ गई वो मनहूस लड़की? मेरी ही गलती थी जो अपने मरहूम भाई की निशानी समझकर इसे पा लिया, लेकिन ये हमारी नाक कटाकर कैसे भागी? इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सदीक साहब जो गुस्से से पागल हो रहे थे, अपनी बेइज्जती की सजा वो नूर की जान लेकर लेने वाले थे। क्योंकि वैसे भी नूर के मरने के बदले इन्हें इसकी जायदाद मिल जाएगी। इसे अपने पास रखने का असली मकसद ही यही था। तभी तो बचपन से ही मुलाजमों की जैसे इसे अपने घर में रखा, अपने बच्चों में और इसमें हर बात में फ़र्क किया जाता, इसे खुलकर जीने तक नहीं दिया था इन्होंने। और अब भी इसकी शादी एक बूढ़े इंसान से अपने फ़ायदे के लिए करवा रहे थे वो। मगर अब नूर खामोश रहने वाली नहीं थी। तभी वो घर से भाग निकली। वो नहीं जानती थी बाहर इसके साथ क्या होगा और कहाँ जाएगी, मगर इसे इतना यकीन ज़रूर था कि अल्लाह इसके साथ बेहतरी करेंगे। नूर अकेली अपने लहंगे को हाथ से पकड़े सड़क पर भाग रही थी। इस अंधेरे रास्ते में वो तन्हा बस भाग रही थी। पाँव में खुस्सा पहन रखा था इसने, वहीं अपनी वालदा की पायल जो हमेशा से इसे बहुत पसंद थी पहनी हुई थी। इस सन्नाटे में अलग सी गूंज पैदा कर रही थी। चेहरे को दुपट्टे की मदद से ढांपा हुआ था, बस भूरी आंखें इसकी बेपर्दा थी। शाहिद खान जो खुद अपनी मंजिल की जानिब रवाना था, अपना दिल बहलाने के लिए वो बस एक ही जगह रात गुजारता था, नरगिस के पास, जिसकी पसंदीदा औरत थी। बेशक वो नाचने वाली थी, मगर इसका दिल खूब बहलाना आता था इसे। दो तो वो गाड़ी चला रहा था जब इसे सामने सड़क पर लाल रंग का लहंगा पहने लड़की भागती हुई नजर आई। वो इतनी सजी हुई थी जो दूर से ही देखकर कोई भी पहचान जाए कि ये शादी से भागी हुई दुल्हन है। ये कौन है? शाहिद ने अपनी नज़रों को तिरछी की गाड़ी को रोक लिया। नूर की सांस फूल चुकी थी, चूंकि मुसलसल वो भागी जा रही थी। शाहिद गाड़ी का दरवाज़ा खोल बाहर निकला। हेलो मिस, क्या हुआ? आप अकेले इस वक्त यूँ सज धज कर कहाँ जा रही हैं? क्या कोई पीछे लगा हुआ है आपके? शाहिद हाथ से इशारा की से रोक गया। नूर ऊपर नजरें उठाई इस शख्स की जानिब देखने लगी। 6 फीट दराज कद का मालिक जो किसी अमीर घराने का लग रहा था। क्या हुआ? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मदद चाहिए? शाहिद जो मुसलसल इस लड़की की आंखों में देख रहा था, भूरी बड़ी बड़ी आंखें जिन पर लगाया गया काजल इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। सफ़ेद रोशन पेशानी जो इस सुर्ख दुपट्टे में इस लड़की के चांद से रोशन चेहरे को निखार रहा था। इसकी सफ़ेद रंगत भी यूं दिखा रहा था जैसे और मिट्टी से बनाई गई हो वो क्या आप मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आएंगे? नूर की सांस फूली हुई थी। इसने शाहिद से मदद मांगी चूँकि वो बहुत थक चुकी थी। जी ज़रूर, हम तो आप लोगों की खिदमत के लिए ही बने हैं। आए बैठे। शाहिद ने खुद पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। नूर जल्दी से गाड़ी में बैठ की। ये लें पानी पिए, कॉफ़ी। काफ़ी थकी हुई लग रही हैं आप। शाहिद ने इसे पानी की बोतल पकड़ा दी। वैसे भी शाहिद इसके मज़ीद हुस्न को देखना चाहता था। पानी पीने के लिए वो पर्दा तो हटाएगी ही। नहीं शुक्रिया, नूर ने पानी पीने से मना कर दिया। वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहती थी। शाहिद गाड़ी चलाना शुरू हो गया। सामने वाला शीशा सेट करता हुआ नूर को शीशे में देखने लगा। लगता है शादी से भाग कर आई हैं। क्या कोई ज़बरदस्ती आपकी शादी करवा रहा था? मुझे बताएं, होने वाला मिनिस्टर हूँ, इस जगह का सबकी खबर ले लूँगा। शाहिद इससे मुतल्लिक पूछने लगा। नहीं शुक्रिया, बस मैं ख़ुद को संभाल लूँगी, नूर ने मना कर दिया। नाम क्या है आपका? शाहिद मज़ीद इसके मुतल्लिक जानना चाहता था। नाम क्या है आपका? शाहिद ने मज़ीद इसके मुतल्लिक जानना चाहा। नूर खामोश रही। नहीं बताना? चलो कोई बात नहीं, वैसे जितनी खूबसूरत आप ही यकीनन लार परी नाम होगा आपका। शायद इसकी तारीफ़ करने लगा। आप खामोश रहकर गाड़ी नहीं चला सकते हैं क्या? मेरा नाम जो भी हो, इस वक्त आपसे मुसाफिर बनकर मिली हूँ, तो मुसाफिर को सिर्फ मंजिल तक पहुँचाना आपका काम है, ना कि इसके मुतल्लिक जानना। नूर ऐसी ही थी, वो पहले बहुत घबराई हुई थी और अब सीधा शाहिद को डांट ही दिया इसने।
ओके सॉरी, पर अब भी अगर आपको ज़रूरत है तो मुझसे मदद मांग सकती हैं। पैसे चाहिए यकीनन आपके पास तो होंगे नहीं, या फिर छुपने की जगह मैं तुम्हें अच्छी जगह रख सकता हूँ जहाँ तुम्हारे घर वाले नहीं आ पाएंगे। शाहिद तो बस इसकी मदद करना चाहता था। गाड़ी रोके, मैंने कहा गाड़ी रोके, नूर गुस्से से चिल्लाई जब शाहिद ने गाड़ी रोक दी। नूर गाड़ी से उतरती पैदल वहां से जाने लगी। क्या हुआ? अच्छा सॉरी, दोबारा नहीं बोलूंगा। तुम अकेली कैसे जाओगी इस वक्त? बुरे लोग सड़कों पर घूमते हैं, तुम महफूज नहीं हो यहाँ पर। गाड़ी को वहीं छोड़ शाहिद भी इसके पीछे जाने लगा। मेरा पीछा करना बंद करें, घर से भागे, अकेली हूँ तो खुद को संभालना आता है मुझे। और आप क्या समझ रहे हैं? तन्हा हूँ, मजबूर हूँ तो आपके एहसान ले लूँगी। मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, जाए यहाँ से। नूर ने इसे जाने का कहा। तुम पर एहसान नहीं कर रहा, मदद कर रहा हूँ, चलो भी। शाहिद नूर की कलाई पकड़े अपने साथ चलने का बोल किया जब नूर गुस्से से इसे थप्पड़ लगाती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुमसे पहले भी कहा है खुद की हिफाजत करना जानती हूँ मैं। पहली मर्तबा शाहिद खान पर किसी ने हाथ उठाया था, वो भी एक मामूली सी लड़की ने जिसकी हैसियत इसके सामने कुछ भी नहीं थी। मैं तुम्हारी मदद करने का बोल रहा हूँ मगर तुमने मुझ पर ही हाथ उठा दिया। क्या तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला मैंने? क्या तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की थी जो तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया? बोलो। कांधे से पकड़े शाहिद नूर को झंझोड़ गया। बदतमीजी होती क्या है अब तुम्हें मालूम चलेगा। एक मर्द अगर किसी औरत को इज्जत देना जानता है तो इज्जत उतारना भी अच्छे तरीके से आता है इन्हें। चाहे जो एक तो होश में नहीं था, जो सोचने समझने की सलाहियत खोए हुए था, ऊपर से इसका ये थप्पड़ खाना इसे मज़ीद पागल कर गया। वो ज़बरदस्ती नूर को गाड़ी की पिछली सीट पर गिराता अपनी हेल बेड को उतारता इससे नूर की कलाइयों को कमर के साथ लगाता बांध गया। वह एक लड़की को किडनैप किए अपने साथ लेकर जा रहा था जो बिल्कुल पागलपन में शामिल हो रहा था। छोड़ो मुझे, नूर शोर मचाने लगी मगर इसके हाथ बंधे हुए थे। वो खुद को छुड़वा तक नहीं पा रही थी। शायद इसे अपने फार्म हाउस ले आया होने वाला मिनिस्टर किसी लड़की को अपने घर ले आया था अपनी रात को रंगीन बनाने के लिए। छोड़ो मुझे, नूर इसे रोके जाए मगर फार्म हाउस के अंदर गाड़ी रोके वो नूर को गाड़ी से बाहर निकालने लगा। छोड़ो मुझे, बचाओ कोई है। वो मिन्नतें किए जाए मगर इसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था जो इसकी मदद कर पाता। वैसे भी इस वक्त वो शाहिद की रियासत में थी, फिर कैसे कोई इसकी मदद कर सकता था? जंगल के शेर के होते हुए किसी और की मजाल थी जिसके खिलाफ जा पाता? शादी थी ना आज तुम्हारी, पर देखो स्वागत तो तुम बनाओगी चाहे तुम्हारी शादी हुई हो या ना हो। कमरे में ले जाए वो नूर को बिस्तर की जानिब धकेलता अपनी शर्ट उतारने लगा। नूर बेचारी बिस्तर पर टेढ़ी मेढ़ी गिरी हुई थी जिस वजह से लहंगा ऊपर होते इसकी बेपर्दा कर गया। प्लीज़ जाने दो मुझे, प्लीज़। नूर रोती अपने हाथों को बेड से आज़ाद करने की कोशिश की जाए चूँकि इसकी इज्जत का लुटेरा शाहिद खान अपनी शर्ट उतार चुका था। इसकी चौड़ी जिस्म सख्त बाइसेप इस शख्स की मर्दानगी ज़ाहिर कर रहे थे कि कितना सख्त इंसान है वो। नूर की जानिब बढ़ता हुआ इसके चेहरे पर लिपटे दुपट्टे को पकड़े खींचता उतार गया। नूर का हुस्न बेपर्दा हो गया। जितना शाहिद ने सोचा था वो इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। इसकी तीखी नाक और गुलाबी दरमियाने साइज़ के होंठ जो और थोड़ी थोड़ी पर मौजूद तिल जितनी तारीफ की जाए कम थी। नूर ने आंखें बंद कर ली। आज तक किसी किसी गैर महरम ने नहीं देखा था, हमेशा पर्दे में रहने वालों में से थी मगर आज एक सालिम इंसान इसे बेपर्दा कर चुका था जो अब इसकी इज्जत भी लूटने वाला था, इस पर जुल्म ढाने वाला था। तुम जितनी खूबसूरत हो तुम्हें तो फूलों की जैसे संभाल कर रखना चाहिए ताकि किसी किस्म की तकलीफ तुम्हें ना पहुंच सके, मगर तुमने ये सब खुद चुना है। तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा कि औरत का फ़र्ज़ मर्दों की इज्जत करना है, ना कि उन पर हाथ उठाना। बेशक तुम लड़कियों का हाथ हमारे चेहरे पर थप्पड़ की सूरत लगता है लेकिन चोट हमारी मर्दानगी को पहुंचती है। हमें यूँ लगता है जैसे तुमने हमें हमारी मर्दानगी को ललकारा है, फिर इसका बदला भी तो लेना पड़ेगा ही। शाहिद की सोच औरतों के लिए बहुत गलत थी और अच्छा इंसान तो बन गया था मगर औरतों के लिए उसकी सोच सही नहीं हो सकी। आगे बढ़ता वो नूर के पाँव को पकड़ता इसके पास जेब उतारने लगा। मन करता है तुम्हें चूम लो, तुम्हारे हुस्न की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वैसे भी इस हुस्न की तारीफ़ अमल से करना चाहता हूँ। मैं पास उतारता इसके लहंगे को ऊपर उठाने लगा। वो इस लड़की के ऊपर झुक चुका था। प्लीज़ छोड़े मुझे, प्लीज़। नूर इस जालिम के आगे मिन्नतें कर रही थी। तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। बहुत प्यार से तुम्हें छूँगा। अपना हाथ इसके रखता ज़ोर से दबाए बोला मगर यूँ इस किसी को अपने हाथ रखते देख नूर ने पूरा जोर लगाया। बेड खोने लगा। वही शाहिद इसका लहंगा पकड़े खींचने लगा। वैसे उतारने वाला था, लास्टिक खींचने लगा। उतरने वाला था। साथ ही शाहिद का चेहरा इस लड़की की गर्दन की जानिब तो इस लड़की की गर्दन पर अपने होठों को फेर रहा था, इसके जिस्म की खुशबू को अपने अंदर समेट रहा था। इस शख्स की मूंछों की
चुभन वो अपने जिस्म के साथ लगती महसूस कर पा रही थी। इसकी गर्म सांसें नूर के अंदर झुर्री पैदा कर रही थी। जब नूर ने बेड को खींचा, वो खोलती इसके हाथों को साथ करके वो शायद को धक्का दिए पीछे करती उठ खड़ी हुई। दूर रहो मुझसे, क्या कह रही हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? देखो, तुम जितना नाटक करोगी मुझे इतना ही गुस्सा आएगा और फिर इसका अंजाम तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। शाहिद इसके करीब आने लगा। जब नूर तो उस पीछे पड़े लैंप को उठाए शाहिद के सर पर मार के अपनी इज्जत बचाने की खातिर एक औरत शेरनी बन जाती है। फिर चाहे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े, वो ले लेगी। शाहिद वहीं पर गिरता बेहोश हो गया, सर से खून बहने लगा था। नूर अपनी हालत सुधारती जमीन पर गिरे, दुपट्टे को उठाए कमरे से बाहर भागी। फार्म हाउस में रात होने की वजह से कोई मौजूद भी नहीं था। गार्ड वैसे सोया हुआ था, तभी नूर वहां से भाग निकली। शाहिद खान जैसे शख्स ने पहली मुलाकात में ही अच्छी छाप छोड़ दी थी नूर के दिलो दिमाग पर। वही बेल्ट बांधने की वजह से इसकी कलाइयाँ शदीद जख्मी हो गई थी, नीले निशान पड़ चुके थे। इसके बेचारी रोती हुई बस अंधाधुंध भागे जाए, मगर अब तो सुबह की रोशनी चढ़ने लगी थी। सूरज निकल चुका था। इसे सुबह होने से पहले बस में सवार होकर यहाँ से जाना था, मगर अभी तक वो इसी गांव में थी। इसका चचा हर जगह इसे तलाश कर रहा था, मगर बेचारी जब तक बस स्टेशन पहुंची, वहां पर पहले से ही इसका चचा मौजूद था। नूर को देखो इसे बालों से पकड़े गाड़ी में बिठाए वापिस हवेली ले आया। शाहिद की वजह से नूर की जिंदगी मजीद जहन्नुम बनने वाली थी। हमें जलील कर डाला, बता किस यार के साथ भागी थी तू? बेचारी को बड़ी बेरहमी से मारा पीटा जाने लगा। आज तो मैं तेरी जान ले लूंगा। मार मार नूर के मुंह से लहू निकलना शुरू हो गया। बस कर दे बाबा, लोग क्या सोचेंगे, छोड़े आप जाए यहाँ से। नूर के चचा का बेटा अजमल अपने वालिद को रोकने लगा। इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर रखा है। किसी की औलाद पालने की यही नुकसान होते हैं। हज़ारों बातें सुनाते हैं। वो यहाँ वहाँ से चले गए। नूर बेचारी का जिस्म तोड़ फोड़ दिया था इन्होंने मार मार कर। तुमने ऐसी क्यों हरकत की? अगर शादी नहीं करनी थी मुझे बोल देती, मैं रुकवा देता। देखो, अगर तुम मेरा ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अजमल नूर को बाजू से पकड़े इसे दबाता हुआ इशारा देने लगा। इसे अपनी पड़ गई थी खुद भी, क्यों ना इसका फ़ायदा उठा लिया जाए। मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। चचा ने मेरी जान लेनी है तो ले ले। यूँ पल पल मरने से बेहतर है एक बार में ही अपने वालिदैन के पास चली जाऊँ। उन्होंने इसका हाथ झटकती गुस्से से चिल्लाई, तुम बेवकूफ़ जज्बाती हुए ऐसे बोल रही हो, थोड़ा सोचना। बस मुझे खुश रखने के बदले तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। अजमल अभी भी वैसी बातें कर रहा था। चलो जाओ यहाँ से, वरना चले जाओ यहाँ से, वरना जान ले लूँगी तुम्हारी मैं। नूर गुस्से से चिल्लाई, पागल लड़की, मरो यहीं पर। वो वहाँ से भागी। इससे पहले शोर सुने घर वाले वहाँ पहुँचते। नूर बेचारी वहीं पर गिरे रोने लगी। बगैर वालिदैन की ऐसी ज़िंदगी होती है क्या? सिवाय वालिदैन के बाकी सब लोग पत्थर दिल होते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा उठाना जानते हैं। इनमें इंसानियत खत्म हो चुकी होती है। वो अपनी किस्मत पर रोने लगी। ना गैरों पर भरोसा कर सकती थी वो, ना अपनों पर। पहली मर्तबा वो घर से निकली तो शाहिद ने कितना अच्छा इंप्रेशन डाल दिया था इस पर, जो मर कर भी अब वो किसी गैर पर भरोसा नहीं करने वाली थी। शाहिद को हॉस्पिटल ले जाया गया। जब इसे होश आया तो इसके आसपास इसके वालिदैन और आतिश खड़ा था। वो लड़की कहाँ पर है? इसका पहला सवाल ही यही था। कौन लड़की? तुम फार्म हाउस में जख्मी पाए गए थे। इतने बेवकूफ़ तुम कैसे हो सकते हो? किसने तुम पर हमला कर दिया था? निसार साहब शाहिद पर गुस्सा होने लगे। वो एक लड़की थी, कहाँ गई वो? इसने मेरे सर पर लैंप मारा, मैं वहीं पर गिरे बेहोश हो गया। लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था इसने। शाहिद जो बस एक ही बात दोहराए जा रहा था। वो बस एक ही लड़की का जिक्र किए जा रहा था। दुश्मन की लड़की होगी तभी तुम्हारी जान लेने की कोशिश की इसने। अगर तुझे रात रंगीन करनी थी मुझे बोल देता, इससे बढ़कर एक लड़की तुझे पेश कर देता। अकेले कहीं जाने की क्या जरूरत थी? निसार साहब नूर की दुश्मन समझ रहे थे। वो रास्ते में मिली थी मुझे। आतिश, मुझे फार्म हाउस लेकर चल। वो भी बेड से उठने लगा। खामोशी से लेटे रहो, शायद इतना ज़ाया हुआ है तुम्हारे। इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं मैं। एक एक कतरा बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और वो कल मोही मेरे बेटे का कितना ज़ाया करके इसके तो मैं टुकड़े करूँगी। जीनत बेगम नूर के मुतल्लिक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। और तू आतिश कहाँ मर गया था? शाहिद के साथ रहने के पैसे मिलते हैं तुझे, फिर भी कहाँ मरा हुआ था? तो सारा गुस्सा वो आतिश पर निकालने लगी। इसमें आतिश का कोई कसूर नहीं है। मैं अकेला बाहर निकला था और वो मुझे रास्ते में मिल गई। आप इस लड़की को कुछ नहीं कहेंगी। इससे मेरा खाता खुला है जिसका हिसाब किताब मैं लूँगा। आतिश चल, मुझे फार्म हाउस जाना है। शायद बार बार जिद किए जाए। हाँ, जैसे वो लड़की वहाँ बैठी तेरा इंतज़ार कर रही है माफ़ी मांगने के लिए, जीनत बेगम ने तंज किया।
माफ़ी तो मुझे इससे मांगनी चाहिए। आतिश चल भी खुद वो बेड से उठता जाने लगा। अपनी ज़िद का पक्का था, वो जो ठान लेता फिर इसे कोई भी रोक नहीं सकता था। आतिश इसे सहारा दे गाड़ी तक ले आया। आपकी इतनी बेचैनी किस बात की? आपको आराम करना चाहिए। शायद आतिश गाड़ी चला इसे समझाने लगा। वो जो भी थी मेरी ज़िंदगी पर गहरा असर छोड़कर चली गई। का रास्ते में वो मुझे मिली। शादी से भाग कर आई थी वो। पता नहीं यार मुझे क्या हो गया था इससे। ज़रूर कोई जादू था जो मुझे पागल कर डाला इसने, वरना मैं औरतों की कितनी इज़्ज़त करता हूँ। किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता मैं, मगर कल इससे ज़बरदस्ती अपने फार्म हाउस लेके इसके साथ करने वाला था मैं। शाहिद आतिश को सब सच बताने लगा। शाहिद आपको क्या हो गया? आप करने वाले थे, जानते हैं ना इलेक्शन सर पर। अगर वो ना भागती और आप इसके साथ गलत कर देते तो क्या कुछ हो सकता था। आपका नाम बदनाम हो जाना था। न जाने वो किसकी लड़की थी, किस खानदान से थी। आतिश बेचारा खुद को फिक्रमंद कर गया, पर कुछ हुआ तो नहीं यार। जितनी खूबसूरत मासूम थी वो, मगर अंदर से इतनी ही बहादुर भी थी शेरनी के जैसे। अपनी इज्जत बचाने की खातिर इसने मेरा भरपूर मुकाबला किया। शाहिद नूर का जिक्र किए मुस्कुरा रहा था। आप इसकी तारीफ करें, इस शेरनी ने ही आपकी ये हालत की है। आतिश को हैरत हो रही थी शाहिद के यूं मुस्कुराने पर। यार जो खुद की खातिर लड़ना चाहती हैं, मुझे ऐसी लड़कियां बहुत इम्प्रेस करती हैं, क्योंकि खुद के लिए लड़ने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। इसने मेरा जुल्म सहना पसंद नहीं किया, बल्कि मुकाबला करना पसंद किया। लेकिन जितनी ज़ोर से इसने यहाँ पर हमला किया था, अगर आपकी हालत सीरियस हो जाती फिर अगर वो मेरे सामने आए तो जान ले लूँगा। इसने आपको मारने का गुनाह किया। आतिश जो शाहिद को जान से बढ़कर चाहता था, नूर का जिक्र के गुस्सा करने लगा। इसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। मैं फिर से इसे मिलना चाहता हूँ। आतिश तू इसे ढूंढ, मैं इससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कल मैंने बहुत रवैया किया था इसके साथ। वो मेरे दिमाग से नहीं जा रही। मैं तब होश में नहीं था, मगर इसकी खुशबू अभी तक सूंघ पा। शाहिद इस कमरे को देखता बेड के करीब जाए जिस जगह नूर गिरी थी, पर अपना हाथ रखता ज़मीन पर बैठ गया। वो बेडशीट के करीब अपना चेहरा ले जाता, खुशबू को सूंघने लगा। आंखें खुद ही बंद हो गई थी इसकी। यार ये क्या कर डाला है इस लड़की ने मुझे। आतिश क्या तुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा नहीं हो रहा? जैसे एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो गई हो, जैसे दुनिया ही अचानक से बदल गई हो। कुछ सुनाई दे रहा है तुझे? हल्का हल्का सा म्यूज़िक। शाहिद तो पूरा पागल हो चुका था। मुझे लगता है जो सर पर चोट लगी है इसका गहरा असर हो चुका है आप पर। आप चलकर आराम करें। आतिश को शाहिद की बातें सुन हंसी आने लगी थी। यार तू महसूस तो करने की कोशिश कर। ये खुशबू मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इनमें खुलकर सांस ले रहा हूँ, जैसे किसी कैद से रिहा हो चुका हूँ मैं। अब मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई है। कहीं वो वही लड़की तो नहीं जिसकी मुझे तलाश थी। शाहिद तो सीधा इश्क करने की बातें करने लगा था। शाहिद आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्यार यूं ही नहीं हो जाता। आप बस कल इससे टकराए, आपने थोड़ी बदसलूकी कर दी तो शायद इस बात का गिल्ट हो रहा है आपको। आतिश तो लॉजिक की बात कर रहा था। नहीं यार मुझे सच में मोहब्बत हो चुकी है। मेरा दिल कर रहा है बस वो यहाँ मेरे सामने बैठ जाए और मैं इसे देखता रहूं। शाहिद खुद बेड पर बैठता बोला जब इसका हाथ पाजेब पर लगा जो कल नूर के इसने उतारी थी। आप इस वक्त जज्बाती हो रहे हैं, 2 दिन में इसे भूल भी जाएंगे। न जाने वो कहाँ से आई थी, किस खानदान से इसका ताल्लुक था, किस मुसीबत में फंसी हुई थी वो। आतिश तो बस शाहिद को समझाना चाह रहा था, ये दिल लगी सिर्फ 2 दिन की नहीं है। अब तेरा भाई जख्मी हो चुका है और दिल का जख्म सिर्फ देने वाला ही भर सकता है। वो जो भी है, जहाँ से भी है, बस मैं इसे अपने नाम कर चुका हूँ। तो मेरा भाई है ना, तू जा और इसे ढूंढ कर ला। अब मैं ही इसका ख़ानदान बनना चाहता हूँ, मैं ही इसकी हर मुसीबत का हल बनना चाहता हूँ। शाहिद पायल को देखता बिस्तर पर लेट गया। वो इस पसेब को गौर से देख रहा था। आपने ही कहा ना वो दुल्हन के लिबास में थी। अगर इसके घर वालों ने पकड़ लिया होगा और इसकी शादी कर दी हुई तो इस वक्त वो किसी और की बीवी होगी। आतिश ने नॉर्मल कहा, वो सिर्फ मेरी है। मैं इसे अपने नाम कर चुका हूँ और मेरा दिल मुझे साफ साफ बता रहा है कि अभी तक वो बिल्कुल अकेली है। शादी हो गई तो सिर्फ मुझसे ही इसकी, और अगर खुदा न खास्ता इसकी शादी हो भी गई हुई तो बेवा कर दूंगा मैं इसे। फिर एक बेवा को बीवी बनाने का स्वाब भी कमा लूँगा। शायद ऐसा ही था, ज़िद्दी किस्म का। इसे जो चाहिए होता हर सूरत में इसे हासिल करके ही रहता था। आप कब से झूठा खाने लगे? आतिश हंसने लगा। जब तुझे प्यार होगा ना तब मैं तुझसे पूछूंगा। जब इश्क का रोग लग जाए तो एक दीदार की खातिर मीलों का सफ़र कर सकता है इंसान। फिर इसका झूठा होना ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? बस वो मिल तो जाएगी, मेरे पास तो रहेगी।
मुझे अब सच में आशिक लगने लगी है, चले उठे घर जाना है। आतिश को लग रहा था कि शाहिद के सर पर वक्ती इश्क का भूत सवार हुआ है, जल्द ही उतर जाएगा, पर वो ये भूल गया कि जिंदगियां तबाह होने की अब शुरुआत हो चुकी है। जब इश्क हो तो कोई ना कोई बर्बाद होना लाजिम होता है। नूर बेचारी के घर में पहले ही कोई हैसियत नहीं थी, अब तो बिल्कुल ही इसके साथ बुरा सलूक होना शुरू हो चुका था। इस नौकरानी के जैसे काम करवाए जाते और रात को कमरे में कैदी के जैसे बंद कर दिया जाता ताकि फिर से वो भाग ना जाए। मैं इसकी कज़न जब इसकी कज़न महविश चुपके से इसके लिए समोसे ले आई। महविश तुम यहाँ कैसे आई? अगर किसी ने देख लिया तो फिर से इल्ज़ाम लगने शुरू होंगे। बेचारी नूर डरती बोली, कुछ नहीं होता, सब घोड़े हाथी बेचकर सो चुके हैं। ये देखो तुम्हारे लिए समोसे लेकर आई हूँ, जानती हो इतने दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया तुमने। वो नूर को समोसे पकड़ाने लगी। सच में मेरा भी यही मन कर रहा था खाने को। महविश तुम मेरी हकीकी बहन हो। नूर महविश के हाथ से प्लेट पकड़ती खाने लगी। तो और क्या, बाकी घर वाले तुम्हें जो भी समझते हो, मगर मुझे तुम अपनी सगी बहन से बढ़कर हो। कम से कम कोई तो था जो नूर को दिल से पसंद करता था, इसका ख्याल रखता था। काहे सबकी सोच तुम्हारे जैसी होती। यहाँ घर वाले अलग बुरे हैं, बाहर के लोग अलग, ये दुनिया दरिंदों से भरी पड़ी है। नूर को शायद याद आ गया। क्या मतलब? जब तुम भागी थी तो क्या तुम किसी से मिली थी? महविश ने तजस्सुस से पूछा। हाँ मिली थी, जिसकी वजह से वापस यहाँ पहुँच गई मैं। वो इंसान बहुत बहुत बुरा था। इसने पहले तो मुझे बचाने का नाटक किया और फिर मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की। नूर शाहिद का जिक्र करती गुस्से से आग बगोला होने लगी। कौन था वो और इसने तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश की? मुझे तफसील से बताओ। महविश को मज़ीद तजस्सुस फैलने लगा। वो बहुत अमीर लग रहा था, तभी इतना बेबाक और बदतमीज़ भी था, और मुझे अगवा करके घर ले गया और वहाँ मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। ये देखो अभी तक मेरी कलाइयों पर निशान है। मैं बड़ी मुश्किल से इसके सर पर से लैंप मारकर भागी। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो आज यूँ मैंने तुम्हारे सामने नहीं बैठे होना था। अगर वो मेरी इज्जत लूट लेता मैंने तो वैसे ही मर जाना था। नूर तब का सारा वाक़या बता गई। यार ये तुम क्या बोल रही हो? कौन था वो जो इस कदर बेशर्म था? कैसे किसी लड़की के साथ वो ऐसा कर सकता है? महविश तो खुद शॉक्ड रह गई। ऐसे लोग सिर्फ औरतों को इस्तेमाल की चीज़ समझते हैं, इन्हें किसी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जानवर था, जानवर का दोबारा कभी इससे मेरा सामना हुआ तो मुंह तोड़ दूंगी मैं इसका। अच्छा वो दोबारा सामने आएगा। वैसे तुम बताओ, क्या वो हैंडसम था? वैसे मेरी नूर भी तो इतनी खूबसूरत है, तभी तो कमीज जगीरदार तुम पर इतना फिदा हो गया, तो इतना बड़ा कदम उठाने वाला था। मैं भी नूर का मूड सही करने की खातिर मजाक करने लगी। बहुत बहुत बुरा था वो। ऐसे लोग किसी पर फिदा नहीं होते, बस इन्हें मतलब होता है तो औरत साथ से, चाहे वो दिखने में जैसी भी हो, इसकी उम्र जितनी भी हो, और वो बस अपनी पूरी करते हैं और इन्हें भीख फेंक देते हैं। नूर शाहिद के मुतल्लिक हज़ारों बुराइयां कर रही थी। अच्छा छोड़ो ना, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? दफ़ा करो और समोसे खाओ, हम और बातें करते हैं। अब तो कोई बस शहज़ादा आ जाए जो मेरी नूर को यहाँ से ले जाए और रानियों की तरह रखे इसे, और वो सारा प्यार दे जिससे हमेशा से वो महरूम रही है। महविश अपनी कज़न को दुआ दे रही थी। मुझे बस इज़्ज़त देने वाला ही शख्स चाहिए जो मेरी इज़्ज़त की हिफाजत करे। प्यार चाहे थोड़ा बहुत ही दे, मगर मेरा ख्याल करे, मेरी ज़रूरतों को बगैर बताए ही समझ जाए। मुझे बस इतना सा ही चाहिए। नूर को ज़्यादा डिमांड ही नहीं थी। इंशाल्लाह तुम्हें सब मिलेगा, तुम बेफ़िक्र हो। वैसे सुबह सब घर वाले मेले पर जा रहे हैं, शहर की मशहूर शख्सियात को वहाँ पर बुलाया गया है, तो घर खाली रहेगा। हम बहुत मज़े करेंगे। महविश ने इसे याद दिलाया। मेला क्या? मेरा बहुत मन करता है वहाँ जाने का, पर शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ। नूर जिसे मेले बहुत पसंद थे, पर इसे कभी भी वहाँ कोई नहीं लेकर जाता था। कोई बात नहीं, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर हक से तुम इनसे कह दिया करना कि मुझे मेला देखना है, झूले पर बैठ रहा है। महविश इसे तंग करने लगी, मगर ये मेला नूर की ज़िंदगी ऐसे बदलने वाला था कि यकीनन इसे मेले के नाम से ही नफरत हो जानी थी। आतिश कहाँ मर गए थे तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ मैं। अंदर जाओ, एक हफ्ता हो गया, न जाने इस शाहिद को क्या हो गया, कमरे में ही पड़ा रहता है। पता भी है सर पर इलेक्शन है, बाहर निकले काम पर ध्यान दे, लेकिन ये है कमरे की चारों दीवारी में ही खुद को कैद कर लिया है इसने। शाहिद की वालदा जो हर बात का गुस्सा आतिश पर ही निकालती थी, जैसे हर बात का कसूरवार वही तो होता है। जी माँ जी, मैं देखता हूँ। वो खामोशी से शाहिद के कमरे में चला गया। शाहिद का कमरा जो सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था, वो मजनू के जैसे सोफा पर लेटा छत की तरफ जानिब देखी जाए, मुंह में अभी भी इसके सिगरेट थी। पास खाने की ट्रे पड़ी थी जिसमें खाना वैसे ही पड़ा हुआ था। बोतलें खाली करके ज़मीन पर गिरी हुई थी। शाहिद, ये आपने कमरे की क्या हालत बना रखी है? आतिश जो मुकम्मल शौक था। आतिश तूने पता लगा लिया वो मिल गई क्या तुझे? शाहिद आतिश की आवाज़
आवाज़ सुने जल्दी से उठ खड़ा हुआ। कौन मिल गया? आपको हो क्या गया है? मैं 1 हफ्ते के लिए शहर क्या चला गया? आपने खुद को की हालत क्या बना ली? आतिश को हैरानगी हो रही थी। शाहिद की दाढ़ी तक बढ़ चुकी थी, खुद का ख्याल तक नहीं रख रहा था वो। वही लड़की जिसे ढूंढने का मैंने तुझे कहा था वो मिली या नहीं? एक काम तुझे दिया था वो भी भूल गया। यहाँ एक एक मिनट मुझसे गुजार पाना इतना मुश्किल लग रहा है, लेकिन तू ये काम तक भूल गया। शाहिद उल्टा आतिश को डांटने लगा। आप अभी तक इसके बारे में सोच रहे हैं? ख्वाब समझ कर भूल जाए, न जाने वो कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई। एक मामूली सी लड़की के लिए आप अपना मुस्तकबिल क्यों खतरे में डाल रहे हैं? हालत देखिए अपनी, कैसे कभी आप रहे हैं? आतिश को शाहिद का यूं लड़की के पीछे पागल होना बुरा लग रहा था। तो फिर कभी इश्क का जहर भी तू पहले कभी इश्क का जहर ज़हर भी नहीं चखा था मैंने यार। मुझे इससे मोहब्बत हो चुकी है, जब से इसे मिला हूँ तब से मुझे सही तरीके से सांस तक नहीं आ पा रही। मुझे कहीं से भी वो ढूंढ कर दे, इसके बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ यार मेरी हालत को समझ। शाहिद आतिश को अपने दिल का हाल समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको सच में इससे मोहब्बत हो चुकी है। आप जानते भी हैं मोहब्बत कितनी खतरनाक चीज़ है। या तो ज़िंदगी आबाद कर सकती है या इंसान को कब्र तक पहुँचा कर दम लेती है। ऐसी भी कौन सी खास बात है इसमें जो आपको बस वही चाहिए? आतिश शाहिद की आंखों में इस लड़की के लिए प्यार वाज़े देख पा रहा था। नहीं जानता मेरी मोहब्बत का क्या अंजाम होगा, पर अगर वो मुझे ना मिली तो शायद मैं ज़रूर मर जाऊँगा। यार मेरी जज़्बात सिवाय तेरे और कोई नहीं समझ सकता। प्लीज़ कुछ कर, वो लड़की जहाँ भी है इसे मेरे पास लेकर आ। शाहिद बस एक ही बात दोहराई जाए, पर आपके सामने आकर भी इसने आपसे नफरत जताई, आपकी मोहब्बत को कबूल ना किया, फिर आप क्या करेंगे? आतिश हमेशा प्रैक्टिकल बात करता, तो मैं इसके आगे मिन्नतें करूँगा, इससे माफ़ी मांगूंगा। मेरी हालत देखकर इसे मुझ पर ज़रूर तरस आ जाएगा। वो बहुत नाजुक सी है, इसका दिल भी बहुत नरम होगा, वो मेरे लिए ज़रूर पिघल जाएगा। शाहिद खान जिसने कभी किसी से सॉरी लफ्ज़ भी नहीं बोला था, आज वो एक मामूली सी लड़की की मिन्नतें करने की बात कर रहा था। अच्छा चलिए पहले आप अपनी हालत सुधारें, आपको काम के लिए जाना है। अगर आप ना गए तो सुबह साहिब जी मेरी जान ले लेंगे। वो लड़की आपको मिल जाएगी, पर आप लेक्चर को खतरे में ना डालें। आतिश ने इसे समझाया। वादा कर वो मुझे कहीं से भी ढूंढ कर तो देगा, वो मुझे हर हाल में चाहिए। शाहिद आतिश का हाथ पकड़े वादा करने का कहने लगा। आप बेफिक्र हैं, मैं इसे ढूंढ लाऊंगा। आतिश ने वादा कर दिया। वो शाहिद की खुशी चाहता था। आज से पहले शाहिद को इतना सीरियस इसने किसी के लिए नहीं देखा था। इसकी हालत पर शाहिद को तरस आ गया। तो वो पहले सोच रहा था कि शायद शाहिद भूल जाएगा, ये बस वक्ती जुनून है इसका, मगर वो तो सीरियस हो चुका था। इसे हर हाल में नूर चाहिए ही चाहिए थी। आतिश का भरोसा दिलाने पर शाहिद तैयार हो गया। निसार साहब ने इसे दूसरे शहर काम पर भेज दिया। आतिश भी इसके साथ जाना चाहता था, मगर आज मेले पर इन्हें जाना था। तभी आतिश को अपने पास से ही इन्होंने रख लिया। गाँव के दो ही मशहूर खानदान थे जिनकी सब इज्जत किया करते थे, एक चौधरी निसार खान और दूसरा मुश्ताक अली का। मगर इन दोनों की दुश्मनी भी बहुत पुरानी थी। एक ही जगह जब भी वो इकट्ठे होते ज़रूर कोई ना कोई मामला बनता ही था, और फिर लड़ाई इतनी बढ़ जाती कि पुलिस तक आ जाया करती। आज भी गांव में बहुत अरसे बाद इतना बड़ा मेला रखा गया था, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे की जिद की वजह से वहाँ जा रहे थे। मुश्ताक साहिब अपने बेटे अजमल के साथ बड़ी ठाट बाट के साथ मेले में पहुंचे। गांव वालों ने खूब इनका इस्तकबाल किया। वहीं निसार साहिब आतिश और इस अपनी सिक्योरिटी के साथ इस जगह पहुंचे। इनकी खातिर मदारत में भी गांव वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अजमल जो कि खुद को बड़ी चीज़ समझता था, तभी वेटर को आवाज़ लगाता सबसे पहले हमें खाना सर्व किया जाए। वो जानबूझ के ऐसे कर रहा था क्योंकि वो जानता था खाना तो पहले निसार साहिब को ही पेश किया जाएगा। जी सर, हम अभी लाते हैं, वेटर वहाँ से कहता चला गया। मगर पहले वो निसार साहब को मशरूब और खाने पेश करने लगा। ओए तुझसे कहा था ना पहले हमें देना, फिर भी तूने इन लोगों को दे रहे हो जैसे घर से कुछ खा कर नहीं आए। ये जानबूझ के वो इस बात पर मसला खड़ा करने लगे। लोग जानते हैं कौन इज्जत देने के काबिल है। भूखे तो लगता है तुम लग रहे हो, जब से सुना था मेले में आना है लगता है फाके रहे हो। निसार साहब के मुलाजिम कहका लगाए हंसने लगे। वो भी जानते थे इन्हें औकात में लाना। तेरी इतनी औकात तू हमारे सामने बोल सके? अजमल ने बंदूक निकाली। बदले में निसार के मुलाजमों ने भी बंदूकें निकाली। आतिश तो साइड पर क्या फ़ोन पर बात कर रहा था। वो नहीं जानता था यहाँ मामला इतना बिगड़ने वाला है। ऐसे खिलौनों पर हर रोज़ खेलते हैं हम। तुझ में अगर ज़्यादा जवानी की आग फूट रही है तो शादी कर ले, वरना कहीं गवारा ही किसी के गोली का निशाना ना बन जाए। निसार साहब ने तंज किया। जब अजमल इनकी जानी बंदूक करता, बकवास बंद कर, ये खिलौना चलता भी है और कहीं मेरी गोली पर तेरा नाम तो नहीं लिखा? अजमल गुस्से से पागल हो गया। तो जैसे सिर्फ भौंकना जानते, काटना नहीं। तुम जैसों में हिम्मत नहीं होती। निसार का मुलाजिम तंज कर गया। जब गुस्से से अजमल इस पर गोली चला गया, वो सीधे इसके सर में जाकर लगी। वहीं पर गिरता मर गया। गोली की आवाज़ सुने
मेले में आए लोग भागने शुरू हो गए। इतना शोर शराबा मच गया, अजमल ने किसी को जान से मार तो दिया, मगर बाद में इसे पता चला कि वो क्या कर चुका है। आतिश खुद शोर देके भागा, वहां पहुंचा, मगर लाश देख इसके होश उड़ गए। यहाँ पर पुलिस आ गई। निसार साहब ने अजमल का नाम लिया, इसे हमारे पास लेकर अब फैसला हमारा होगा कि इसको क्या सजा मिलेगी। वो तो पहले से इस मौके की तलाश में थे। पर सर, आपका मुलाजिम मरा है, इसके बदले भी आप इसको सजा देना चाहते हो? पुलिस वाला बोल पड़ा। मेरे घर की चोटी को भी अगर वो मारता तो मैं इसे इस बात की भी सजा देते, इसने फिर भी मेरे घर के मुलाजिम की जान लिया, वो लिया जाएगा। वो गुस्से से आग बगोला हो रहे थे। पुरानी दुश्मनी का भी तो हिसाब लिया जाएगा। मुश्ताक साहिब अलग फिक्रमंदी से पागल हो रहे थे। निसार साहब का पैगाम सुने वो मजीद मुहज़्ज़ब लोगों को बुला लाए कि वही इनके बेटे की जान बचाए। पंचायत लगाएगी। जी तो निसार साहब, अब आप क्या चाहते हैं? तो इनका आपका मुलाजिम ही जिसके अजमल ने जान ली है था तो चौधरी ख़ानदान का मुलाजिम है। इसने इसकी जान लेकर हमें ये बताया कि अगला निशाना हम भी हो सकते हैं। हमेशा से चलती आ रही रवायत के मुताबिक बदला लिया जाएगा। मैं तो ये अपना फैसला सुनाता हूँ। सब लोग चौंक रह गए। अजमल के चेहरे का रंग उड़ गया कि वो इसकी जान लेने का फैसला करे। निसार, तुम ऐसे नहीं कर सकते। एक मुलाजिम की खातिर मेरे बेटे को मारने का सोच भी कैसे सकते हो? मुश्ताक साहिब फ़ौरन से बोल पड़े। वो भी किसी का लड़का था, अमीर और गरीब। ये सब तुम लोग सोचते हो कि हमारी हवेली का हर फर्द हमारे ख़ानदान के जैसे ही है, इसने इसे मारा तो इसे यही सज़ा मिलेगी। निसार साहिब के चेहरे पर मज़ीद गरूर था। आज वो मुश्ताक साहिब को सज़ा देकर जिसे सहते वो ज़मीन पर आ गिरेगा। मैं अपना जवान बेटा नहीं खो सकते, इसके बदले तुम मेरी लड़की को वनी में ले लो। फैसले दो ही होते हैं, या तो बदला या फिर खून लड़की की खानदान की लड़की। तो मैं चाहता हूँ मेरे लड़के की जान बख्श दी जाए, बदले में मेरी बेटी को वनी बना लिया जाए। मुश्ताक साहब, इतनी बड़ी बात कह के तुम जानते भी क्या बोल रहे हो? अपनी बेटी को वनी में हमें सौंपना चाहते हो, चाहे हम इसके साथ जैसा भी सलूक करें? निसार साहब ने फिर से इसे कन्फर्म किया। कम अज़ कम वो जिंदा रहे तो रहे कि अपने बेटे को आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। मुश्ताक साहब नजरें चुराते बोले। तो ठीक है फिर निसार साहब, मैंने अपनी मूँछों को ताव दिया। अभी तो असली सज़ा शुरू होगी इसकी, जब इसकी लड़की हर रोज़ हमारे घर मरेगी, जब इसके साथ बदसलूकी की जाएगी और कुछ माह बाद इसे फेंक दिया जाएगा। निसार साहब बहुत अलग ही सोच चुके थे। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं इस लड़की को अपने बेटे शाहिद की वनी बनाना चाहता हूँ। वो शाहिद की शादी की बात कर रहे थे। वो जानते थे इनका बेटा अपने दुश्मन की लड़की के साथ किस कदर बदसलूकी करेगा। अपने बेटे का वो रूप वो जानते थे जो बहुत खौफनाक था। तो फिर कहाँ है आपका बेटा? इसे जल्दी बुलाए ताकि हम सब लोग मामला हल करवाएं, अपने घरों को जलाएं, घरों को चले जाएं। जी मैं अभी बुलाता हूँ। निसार साहब ने शाहिद को कॉल की। जी बाबा। शाहिद फ़ोन उठाए पूछने लगा। इस वक्त तो गाड़ी चला रहा था। शाहिद, तुम कहाँ पर हो? जल्दी वापस आओ, बहुत ज़रूरी काम है तुमसे। बाबा, मैं गांव से बहुत दूर हूँ, वैसे भी जो काम है यही बता दे। तेरा निकाह है, दुश्मन की लड़की वनी में तुझे मिल रही है, जल्दी आ। निसार साहब ने इसे असली वजह बताई। मैं किसी से निकाह नहीं करने वाला, ना ही मुझे किसी की बेटी वनी में चाहिए। शाहिद जिसके दिल में बस एक नाम लिख चुका था, वो इसके अलावा किसी को अपनी बीवी नहीं बनाने वाला था। बेवकूफ़ इंसान, इसके फ़ायदे तुझे वो बाद में समझ आएंगे। जो मैं कह रहा हूँ वो करने। साहब इसे कैसे समझाते? ये आपका ज़ाती मामला है, खुद ही हल करें। मुझे इन सब से दूर रखें। ना मुझे कोई और लड़की अपनी ज़िंदगी में चाहिए, ना ही मैं किसी को अपना नाम देने वाला हूँ। मुझे तंग मत करें। शाहिद ने कॉल कट कर दी। शायद अगर इसे नूर ना मिली होती तो वो इससे शादी कर लेता और दुश्मन की लड़की को वनी बना लेता, पर अब तो दिल का मामला था। वो हर जगह इस अनजान दुल्हन को तलाश कर रहा था, जिसके दिल पर गहरा जख्म करके चली गई थी। फिर किसी और को अपनी बीवी कैसे बना सकता था? बेवकूफ़ लड़का, इसका क्या करूँ? मैंने निसार साहब सर पकड़े बैठ गए। साहिब जी आप छोड़ें, हम किसी अनजान लड़की की ज़िंदगी ख़राब क्यों करें? जिसने जुर्म किया इसे सज़ा मिलनी चाहिए। आतिश चौधरी साहिब को समझाने लगा। गलती कोई और करे और इसकी सज़ा सारी ज़िंदगी कोई और लड़की क्यों भुगते? तुम चुप करो, मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं। शाहिद ना सही तुम तो हो, तुम इस लड़की को वनी बनाओगे। निसार साहब जो जान देते सबसे वफादार तो आतिश है, जो इनके इशारे पर चलता है। फिर शाहिद की ज़िंदगी वो इसे इस लड़की को वनी बनाने का बोल रहे थे। मैं कैसे? आतिश के चेहरे का रंग ही उड़ गया। बुलाओ अपनी बेटी को। आतिश ने इस लड़की को वनी बनाएगा। निसार साहब ने हुक्म दिया। मुश्ताक साहब ने अजमल को घर भेजा और महविश दोनों घर में अकेली खूब शोर शराबा कर रही थी। इतने दिनों बाद नूर कमरे से बाहर साथी से घूम रही थी, मगर अभी तो इसकी आजमाइशें शुरू होने वाली थी। नूर नूर अजमल घर आए, सीधा नूर को पुकारने लगा। अब मैंने क्या कर दिया? बेचारी सर पर दुपट्टा से ही करती बाहर है। चलो बाबा तुम्हें बुला रहे। अजमल नजरें नीचे झुकाए बोला, पर कहाँ पर?
पर नूर डर गई कि ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है इसके साथ। भाई नूर को कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? मैं भी साथ चलूँगी। महविश भी बोल पड़ी, तुम चुपचाप घर में रहो और किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम चलो। नूर का हाथ पकड़े खींचता हुआ वो अपने साथ ले जाने लगा। खुद की जान बचाने की खातिर वो किसी मासूम की कुर्बानी दे रहा था। वो मासूम जिसका कोई कसूर ही नहीं था, सारी ज़िंदगी दुखी रही। और अब मज़ीद इसकी ज़िंदगी ये लोग जहन्नुम बनाने वाले थे। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो अजमल भाई? कुछ तो बोले। वो बेचारे मुझसे इससे पूछे जाए, मेरी ज़िंदगी बचाने का मौका मिल रहा है तुम्हें, तुम बनी की सूरत जा रही हो और चुपचाप तुम्हें ये निकाह करना है, वरना वो मेरी जान ले लेंगे। सच सुनते सुनते नूर के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो क्या बोल रहा था? इसे कैसे वो इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला ले सकता था, इसे कुर्बान कर सकता है? ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। नूर मना करने लगी। वो खुद की कुर्बानी क्यों दे जब गलती अजमल ने की थी? खामोश रहो वरना तुम्हारी जगह महविश को ये काम करना पड़ेगा। क्या तुम चाहती हो हमारा घर खराब हो जाए? तुम्हारी वैसे भी क्या ज़िंदगी है, ना तुम्हारे वालिदैन है, ना तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मकसद है। जो गुलामियाँ तुम हमारे घर करती रहो वही इनके घर भी कर लेना। वो नूर को ब्लैकमेल करने लगा था। वो जानता था महविश को कितनी मोहब्बत करती थी। वो इसे पंचायत वाली जगह ले जाएगा। ये वही लड़की थी। नूर डरी नज़रों से यहाँ मौजूद सभी मर्दों को देखने लगी। आतिश जो खुद शदीद दुखी था, वो नज़रें झुकाए खड़ा था। वो ये काम हरगिज़ नहीं करना चाहता था, मगर चौधरी साहब के खिलाफ वो कैसे चला जाता? चलो निकाह पढ़ो। मौलवी साहब पहले ही यहाँ मौजूद थे। आतिश के साथ नूर का निकाह पड़ गया। कोई नहीं जानता था नूर मुश्ताक साहब की सगी बेटी नहीं है, वरना सबसे ने एतराज़ कर देना था कि अपनी सगी बेटी को वो वनी में सौंपे। और मुश्ताक साहब ने यही तो चालाकी दिखाई। नूर से पहले भी वो जान छुड़वाना चाहते थे और अब आसानी से छूट भी गई। यहाँ तो लोग ये काम नहीं करना चाहते थे, मगर इन दोनों को एक साथ ज़बरदस्ती इस रिश्ते में जोड़ा जा रहा था। आतिश को ज़बरदस्ती वनी में नूर सौंपी जा रही थी। वही लड़की जिसकी तलाश शाहिद कब से कर रहा था, जिसकी एक झलक देखने की खातिर वो पागल हुए जा रहा था। जब आज इसे मौका